चाय पे चर्चा में हमारे साथ आज मौजूद है मोहब्बत सिंह राठौड़। आप प्रताप शोध प्रतिष्ठान के निदेशक हैं। मोहब्बत सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। मोहब्बत सिंह जी, मेवाड़ का जो इतिहास है बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और इसमें बहुत से ऐसे वाक़े मिलते हैं जहाँ पर ये जिक्र आता है कि नैतिक मूल्यों को बहुत सम्मान दिया गया और उनका बहुत सारी जगहों पर पालन किया गया। थोड़ा सा बताएं कि मेवाड़ के इतिहास में ऐसे कौन कौन से प्रमुख अध्याय हैं जहाँ पर ये नैतिक मूल्य हमें स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं आज भी। मेवाड़ राज्य का ये जो भूभाग है, ये प्राकृतिक भूभाग ऐसे संसाधनों से ही संपन्न नहीं है, मानवीय उच्च विचारों के, उच्च आदर्शों के भी केंद्र रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इस भूभाग पे संसार के प्राचीनतम राजवंश को चिरस्थायी राज्य करने का अनुपम अवसर मिला। ये अवसर खाली नैतिक, जनता के नैतिक मूल्यों को कारण ही नहीं, राज्य के उच्च आदर्शों पर जनता के मानवीय मूल्यों का आदर, सम्मान, संवर्धन, संरक्षण प्रदान होता रहे। और एक बार किसी एक आदर्श के लिए जो समय, संस्कृति और जनहित में जो यूनिवर्सल जो नियम है, सनातन जो मानवीय मूल्य हैं, उनके संवर्धन का काम करता है, तो शासक उसका मूल्यांकन कर उसकी चिरस्थायी व्यवस्था के लिए जो समाज में विकृति पैदा नहीं हो, समाज का उत्थान होता रहे। राज्य डंडे से उसका नियंत्रण नहीं कर सकता, जनता उस आदर्श के पथ को देख के प्रेरणा लेती रहे और उनका नियंत्रण होता रहे। तो ये भारतीय संस्कृति की एक अनुपम देन है कि इन आदर्शों को समाज में स्थापित करने में, राज्य में उनका मूल्य बढ़ता रहे, इसके लिए संवर्धन देने की राज्य की एक स्थायी परंपरा रही है। उसको हम धर्म से भी जोड़ सकते हैं। धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म मनुष्य की जो नेचर जो है, ईश्वर ने जो शक्तियाँ प्रदान की है, उनका संरक्षण मनुष्य अपने मन, विचार और कर्म से करता रहे। इसके लिए भारतीय संस्कृति के मूल्यों को समाज में स्थायी बनाने के लिए राज्य को ये ऐसा वातावरण पैदा करना राज्य का एक दायित्व था। ऐसे मूल्यों की आर्थिक ग्रांट जब तक सूर्य चांद रहे या प्रकृति का ये पृथ्वी तत्व जीवित रहे, तब तक वो बना रहे। तो इसके लिए शासक द्वारा भूदान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति की एक विधा रही है। इसी के अनुरूप मेवाड़ राज्य में इतने लंबे काल तक शासन करते हुए किसी मूल्य, जो सनातन मूल्यों को, जनता में नैतिक आदर्शों को, जनता में शिक्षा का, जनता में संस्कृति का ऐसा वातावरण बना रहे, उनके लिए ग्रांट देने की परंपरा रही है। मेरा जो अध्ययन रहा है, मैं बचपन से इस बारे में सोचता रहा हूँ कि क्या अपने मूल्य राज्य ही स्थापित कर सकता है। नैतिक मूल्य राज्य अपने नियम से दंड दे सकता है, परंतु उसका निर्माण समाज से ही होता है। तो जब समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बनी रहे, तो उसको ढूंढते ढूंढते मुझे आर्काइव में एक तांबापत्र की बही नाम से एक अभिलेखी रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। उस रिकॉर्ड में कोई 2000 ताम्रपत्र का 1700 विलेज का तकरीबन जानकारी संग्रहित थी। उस जानकारी के संग्रहण से जब मैंने निष्कर्ष निकाला, तो हमें ये प्राप्त हुआ कि इनने मेवाड़ क्षेत्र का जो जनता में जो सहजपन, आपाधापी नहीं, संतोष, परमार्थ, परोपकार और अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की जो भावना है, वो इसी की परिणति थी। उस ताम्रपत्र में बही के आधार पर मैं मेवाड़ राज्य के सनातन मूल्यों की व्याख्या, विश्लेषण और उनका समाज में क्या आवश्यकता है, उस पर कुछ मेरे जो निष्कर्ष के बिंदु हैं, वो मैं इस चर्चा में प्रकट करना चाह रहा हूँ। जब राज्य की ग्रांट अगर किसी व्यक्ति के आदर्श कार्य से, जो किसी आर्थिक उन्नति के नहीं, मनुष्य के मन, कर्म और विचार को उन्नत बनाने में समर्थ हैं, तो राजा
मेवाड़ का शासक उस मूल्य का सम्मान देते हुए उस व्यक्ति का एक आर्थिक अनुदान ग्रांट करता था। वो मात्रा उसके आदर्श पर निर्भर करती थी कि जनता में, समाज में उसकी कितनी वैल्यू है और फ्यूचर में उसकी कितनी आवश्यकता रहे। तो उस वैल्यू को आर्थिक संवर्धन के बिना वो स्थायी नहीं रह सकती। व्यक्ति के साथ वो ख़त्म हो जाएगी तो समाज में वो वैल्यू बरकरार नहीं रहेगी। तो उन ताम्रपत्र के अध्ययन से ज्ञात हुआ कई पूरे के पूरे गांव की जो आय होती थी, रेवेन्यू जो उस समय कृषि मात्र का ही रेवेन्यू था, वो पूरा का पूरा उसको दान कर देते थे। और उस पर यह लिखा हुआ होता था कि जब तक ये प्रकृति रहेगी तब तक इसका उपयोग इन मूल्यों के संवर्धन के लिए आपकी अनुयायी या वंशानुगत या शिष्यानुगत बनाए रखे। और अगर वो ऐसा कार्य नहीं करता है तो राज्य वैसे तो अधिकांशतः इन वैल्यू को बना ही रखा। उसके नियंत्रण का जो सिस्टम बनाया हुआ था वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था। राजा ने अच्छे आदर्श के लिए एक आर्थिक ग्रांट दे दी, वो उसको एक स्तर प्रदान कर दिया, परंतु उसका जो संवर्धन ऊपर की तरफ जाता है तो पब्लिक को लाभ होगा। तो पब्लिक उसकी लाभ के एवज में उसको आर्थिक सहायता, नेक, भेंट, उपहार, सम्मान जनता से मिलेगा। तो अब उस ग्रांट का जो उद्देश्य है वो निरंतर संवर्धन ही होता रहा, घटता नहीं था, क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होगी तो उस वैल्यू का आपको रिफ्लेक्ट नहीं आएगा, और रिफ्लेक्ट नहीं आएगा तो शासक उसको नियंत्रण भी कर सकता है। मोहन जी, ये जो ग्रांट थी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये ज़्यादातर क्या धार्मिक स्थलों को ही दी गई? धार्मिक स्थल अपन आज की परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, क्योंकि कोई न कोई स्थान होना चाहिए और कोई न कोई आदर्श होना चाहिए। तो आदर्श जिस मत के हैं, मैंने जो ग्रांट दी है देखी है, वो मुसलमानों को दिए हुए भी हैं, हिंदुओं के दिए भी हैं, हिंदुओं के देवस्थान पे भी हैं और लोक देवताओं के देवस्थान पे भी है। तो उस वैल्यू के लिए कोई बैठक तो चाहिए और उसका एक आदर्श जो जनता में जिसके प्रति सद्भावना हो उसको आदर्श स्थापित करके उसके अनुसार वो चलता रहे। यानी ये जहाँ जहाँ ग्रांट्स थी, ये जहाँ जहाँ पट्टे या जो दिए गए, तो इसमें सर्व धर्म समभाव का भी पालन किया गया। बिल्कुल। और यहाँ तक कि मेवाड़ मुगलों से संघर्ष में रहा, तो जहांगीर द्वारा दिया हुआ किसी मज़ार को या किसी क्या कहते हैं उनके मस्जिद को ग्रांट दी है तो मेवाड़ राज्य ने उसको काटी नहीं है, उसको बढ़ाया और उनको कहा आपको जो पहले से वैल्यू जो स्थापित करने के लिए जो काम किया हुआ वो करते रहें। तो जवान सिंह जी के टाइम तक तो कोई रहे ही नहीं थे, फिर भी वो वैल्यू करके नहीं, आपके जो पुरखों का जो व्यवस्थाएं जहांगीर के टाइम से चली आ रही है या उससे पहले की चली आ रही है वो आप बरकरार रखें, मिटाना नहीं है। मोहब्बत सिंह जी, थोड़ा सा ही बताएं कि राज्य की दयालुता या राज्य के मूल्य, नैतिक मूल्य, इनकी स्थापना मेवाड़ में बहुत समय से रही और इसके बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं। बताएं कि इतिहास में सबसे पुराना उदाहरण आपके हिसाब से कौन सा है जहां ये स्पष्ट हो कि मेवाड़ के शासन में नैतिक मूल्य ऊंचे पायदान पर? उसमें मैंने कल ही वो उसका प्रूफ देख रहा था, तो उसने एक में ये लिखा कि राम से दिया हुआ ताम्रपत्र है, रिन्यू किए गए, तो उसमें जिसका नाम है तो वो नाम देते थे, नहीं तो पुराना है। तो कहने का मतलब शिलादित्य से लगाकर और उससे पहले के हैं, उसमें ये था कि किसी शासक ने दे दिया तो वो क्षेत्र बढ़ता ही गया, घटता तो है नहीं। अब जैसे मैं राज सिंह जी के टाइम में पट्टाबई का अध्ययन किया था, जी प्रथम हमारा राज सिंह प्रथम का अभिलेखीय रिकॉर्ड में सबसे पुराना रिकॉर्ड यही है। तो हुक्म सिंह जी भाटी साहब ने इसका एडिटिंग किया था, राज सिंह जी पट्टा और परगना बई का। तो उस समय तक मेवाड़ में जो इनकम का रेवेन्यू भूमि थी उसका 30% तक ग्रांट इसमें नैतिक मूल्यों पे थी, और उसके बाद के महाराणाओं ने दिया तो जमीन तो एक निश्चित है,
वो ज़मीन तो बढ़ नहीं सकती, ग्रांट हर महीना देता जा रहा है। तो 30% से मेरी दृष्टि में देश आज़ाद हुआ था तब तक 40% के लगभग मेवाड़ की नैतिक मूल्यों पर ग्रांट बढ़ गई थी। तो आज की सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हम एजुकेशन पे 6% ही खर्च कर रहे हैं, जबकि मेवाड़ स्टेट ने 40% के लगभग ग्रांट इन पे देती थी, और एजुकेशन और दूसरों के लिए तो अलग था। तो ये ग्रांट जागीरी या गांव किसी को पट्टे में देना, उसी के तहत या उसके ज़रिए जो कृषि में उपज हो रही है उसी के ज़रिए थी, या राज्य दूसरे तरीक़ों से कोई आर्थिक या दूसरी मदद भी देता था? हाँ, ये तो एक मैंने आपको अर्ज किया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये तो एक आपका जैसे स्ट्रक्चर के लिए दिया हुआ है। ये तो परमानेंट आपकी इसकी इनकम होती है, आप खाते रहें, राज्य उसमें कुछ भी नहीं लेगा। परंतु वो अच्छे काम कर रहे हैं, आपके और कोई धार्मिक कार्य किया है, कोई फंक्शन किया है, कथा की है या और कोई कार्य किया, तो उसके लिए शासक भी देता था और जनता भी देती थी समय समय पे। वो कैश था या उपहार के रूप में, वस्तु के रूप में था, तो वो तो मन चलता रहता था। पर ये परमानेंट ग्रांट थी कि ये तो आपको कम होगी नहीं। और वो क्या है कि आज आपका जो आज से 100 साल पहले मूल्य 1 पैसा था और आज 100 रुपये हो गए। तो भूदान के साथ में क्या था होता था, उसकी इनकम होती थी तो वो समय के अनुसार वो भी बढ़ती जाती थी, तो उसका स्तर कम नहीं होता था। मोहब्बत सिंह जी, हम लोग जिक्र कर रहे हैं मेवाड़ राज्य के नैतिक मूल्यों की। थोड़ा सा ये बताएं कि बहुत से लोग ये कहते हैं, या बहुत से जो समकालीन इतिहासकार, उनमें से 2 तरह के मत मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि सब मेवाड़ ऐसा राज्य था जो संपन्न नहीं था, यानी यहाँ पर पहाड़ियाँ थी, दुर्गम रास्ते थे, सब कुछ थे, यानी आर्थिक रूप से बहुत संपन्न राज्य नहीं रहा। और वहीं दूसरी तरफ ये भी जिक्र मिलता है कि मेवाड़ के क्षेत्र में बहुत सारे माइंस और मिनरल्स के भी सोर्सेज रहे, जैसे जावर, चांदी या जिंक या बहुत सारी चीज़ें रही, इस वजह से ये संपन्न भी था। तो बताएं कि मेवाड़ की राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी, और अगर संपन्न था तो कैसे? आपको यहाँ का जो माइनिंग का जो सिस्टम जो आपने फरमाया कि मेवाड़ क्षेत्र खनिज संपदा के रूप में सदा से ही संपन्न रहा है, और अब तो कार्बन डेटिक टेस्ट के आधार पर भी ये हो गया है कि 3000 वर्ष पहले जिंक और चांदी का यहाँ बहुत बड़ा उत्खनन होता था, और उसके जो वेस्ट के पहाड़ बने हुए हैं, तो आदिकाल से ही यहाँ पर खनन होता रहा। और दूसरा ये मेवाड़ क्षेत्र जो है ये ट्रेड रूट पे था, अरब से आवे या बंगाल से आवे या दक्षिण से आवे या उत्तर को जावे, तो इस मेवाड़ क्षेत्र से जो ट्रेड गुजरता था उस ट्रेड से भी इनको इनकम थी। इसी कारण से मेवाड़ का हर युग में भारतवर्ष के शासन के लिए मेवाड़ को जीतना अनिवार्य था। और मेवाड़ के पास अगर आर्थिक स्रोत नहीं होता तो मेवाड़ ने 1500 साल का संघर्ष किया, फिर भी ये बचा रहा, बाकी कहीं नष्ट हो जाता। तो यहाँ मेवाड़ में आर्थिक संपन्नता के बराबर कहीं नहीं थी। यहाँ कृषि भी उन्नत थी, जंगल भी सघन थे, ट्रेड भी उन्नत थी, और खनन भी उन्नत था, और संस्कृति भी उन्नत थी। इसी कारण से हर समय हम यूँ आदिकाल से रामायण के टाइम से ले लें तो परशुराम का जो स्थान है वो भी मेवाड़ में कुंभलगढ़ पे है, सिंह ऋषि का स्थान भी यहाँ चिरचीरवा में है, और राम के टाइम में कमलनाथ का जो है, और हरिहर का जो हरि और हर दोनों विष्णु और शिव एक ही है, वो चाड़ोल में है। तो ये क्षेत्र आर्थिक विपन्नता पर नहीं रहा है, यहाँ प्राकृतिक विपदाएं बहुत कम होती थी क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति संपन्न थी। और महाराणा प्रताप के टाइम में तो अकबर जैसा संपन्न शासक, संसार में उसके समान कोई उस समय शासक नहीं था। और मेवाड़ राज्य छोटा सा, तो प्रताप 50 साल तक संघर्ष कैसे करता? उस समय माइनिंग की इनकम पर डे की 3-4 हज़ार रुपये थी, और एक रामसा तंवर को भी वो एक 800 रुपये पर डे के वो सैलरी देता था उसकी सेना की। तो आर्थिक रूप में मेवाड़ संपन्न था और हर समय
अभाव में नहीं रहा। मोहब्बत सिंह जी, ये बताएं कि बाद में चित्तौड़ से बाद में थोड़ा सा अंतराल रहकर जब उदयपुर राजधानी हो गई तो लगातार आर्थिक संपन्नता या आर्थिक आत्मनिर्भरता बनी रही या इसमें कुछ कमी आई? मेवाड़ की चित्तौड़ से राजधानी हटना उस समय एक सामरिक दृष्टि से निर्णय था। चित्तौड़ सुरक्षित नहीं रहा, नए नए आविष्कारों से चित्तौड़ का 2-3 बार पतन हो जाता है, तो एक राजधानी परिवर्तन का एक राज्य के नेतृत्व को निर्णय लेना पड़ता है। तो उदयपुर को ये निर्णय लिया और उदयपुर में आने के बाद में भी मेवाड़ में आर्थिक संपन्नता का कोई कमी नहीं रही। इसी का परिणाम है, आप देखिए कि उदयपुर की स्थापना के बाद में मेवाड़ में कितने बड़े काम हुए। जयसमंद जैसी झील बनाना, राजसमंद जैसी झील बनाना और इतने निर्माण कार्य करना। अगर पैसा सत्ता के पास नहीं होता तो कैसे होते? तो इनकम तो थी और मुगलों के साथ इनका जो पैक्ट था, जहाँ तक मेरा अध्ययन है, मुगलों के साथ एक समानता का एस्पेक्ट था। हम आपके बराबरी के हैं और यहाँ की इनकम जो ही संधि होती है कर्ण सिंह जी के टाइम में और उदयपुर का शहर का निर्माण चालू हो जाता है और उदयपुर का भव्यता आज जो विश्व में हेरिटेज के रूप में जाना जाता है, तो इसी का परिणाम है। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं मोहब्बत सिंह राठौड़, आप इतिहासकार हैं। मोहब्बत सिंह जी, थोड़ा सा जिक्र करते हैं आधुनिक उदयपुर का। उदयपुर ख़ास तौर पर आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पर क्या क्या ऐसी विरासत हैं या ऐसे कौन कौन से संकेत हमारे पास यहाँ पर हैं जो बताते हैं कि हमारे यहाँ के शासकों ने सदाशयता भी दिखाई और नैतिक मूल्य वहाँ पर नज़र आते हैं? उदयपुर की जो आप फरमा रहे हैं, तो मेवाड़ ने नैतिक मूल्यों का तो संरक्षण दिया ही है, परंतु अपनी जो स्थायी नीति जो है उसमें कभी परिवर्तन नहीं किया। मानवीयता का यहाँ कहीं भी आप राज्य के द्वारा अपहरण कर या उसको विलुप्त होते नहीं देखा जा सकता। यहाँ अपन देखते हैं हिंदू मुस्लिम संस्कृति का, तो मेवाड़ के जो महाराणाओं के यहाँ निम्न पद से लगाकर उसमें जो अंतपुर में हाथियों के, घोड़ों के, जो हाथी तो आपका उस समय मुख्य वाहन था, उसमें सब महावत मुसलमान ही थे सर। और हेला सभी महलों का जो सभी काम हेला लोग करते थे। तो यहाँ पर तो शासक हर धर्म को उतना ही सम्मान देता था जितना शासक की तरह से धर्मनिरपेक्ष रूप में करना चाहिए, वही करते आए हैं। और इसी का परिणाम मेवाड़ में कभी आपके दंगा फसाद नहीं होगा और यहाँ के लोग आपस में आत्मीयता से रहते हैं। और ये उनके मूल्यों को, और शासक में खुद में नैतिक है। मेवाड़ का शासक कौन है? व्यक्ति नहीं है, एकलिंग जी है, ये तो दीवान है। तो अब जब खुद शासक ही अपने को सेवक मान रहा है तो फिर कहाँ गलती हो? थोड़ा सा ये भी बताएं कि बप्पा रावल के समय के भी बहुत किस्से हैं। उन्होंने भी नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्ष लड़े, दूर तक भी गए और इन बातों से आज का इतिहास का विद्यार्थी अनजान है। थोड़ा सा उस पर भी दृष्टि डालें। हाँ, बापा रावल को आप जब बापा का जीवन की घटना देखते हैं तो बापा का जन्म तो शासन के अंदर हुआ, परंतु उसका संरक्षण कोई देने वाला नहीं था, तो एक अनाथ बालक था। तो अब यहाँ जब सनातन नैतिक मूल्यों का जो संवर्धन होता है, तो उस बापा की जो प्रतिभा को समझने के लिए हारित नाम का एक सन्यासी बापा की प्रतिभा को पहचानता है और बापा को तैयार करता है। अब उसके पास न तो राज्य है, न धन है, न जन है, एक बालक है और सन्यासी देखता है कि इसमें प्रतिभा है, उसको निखारो। तो वो सन्यासी हारित उसको प्रेरणा देता है, मार्ग देता है और वो संसार का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में बनता है। तो अब मेवाड़ के नैतिक मूल्यों का जो आप समझेंगे तो उसमें नैतिक मूल्य डाले जो भारत के शासकों का तो नेतृत्व कर ही रहा है, परंतु तत्कालीन विश्व में जो विकृति है उसका नियंत्रण कर रहा है। और वहाँ साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं गया,
बापा का जब मेवाड़ से बाहर जाना है, ईरान तक गए शायद। ईरान इराक तक गए थे, और वहाँ पर जाके जो अपन एक धर्म की संस्कृति और सीमाओं में बांधते हैं वो नहीं है। वो सनातन मूल्य जो थे उसके विपरीत जो कार्य करने वाली शक्तियाँ थी, जो लोग थे, उनको सही करने के लिए वो वहाँ तक गए, और उनको पूरे भारतवर्ष के तत्कालीन समाज का, शासकों का सहयोग था। और वो सहयोग क्यों था? क्योंकि बापा में मॉरल वैल्यू थी, और बापा की मॉरल वैल्यू हारित ऋषि जो कैलाशपुरी में तपस्या करता था उसकी दिशा के पद चिन्हों पे चल रहा था, इस कारण से थी। मोहब्बत जी, आपसे जानना चाहूँगा कि मेवाड़ के राज्य में एकलिंग जी का बतौर शासक कब स्थापना हुई, और उसके बाद से ये परंपराएं कब तक किस ढंग से चलती रही? मेवाड़ राज्य का एकलिंग जी का प्रादुर्भाव और बापा का आगमन एक साथ होता है। गोहिल से जब वंशावली मेवाड़ की प्राप्त होती है, तो गोहिल के वंश में जब बापा पैदा होता है, तो बापा का बचपन एक ब्राह्मण के यहाँ निकलता है, गायें चराता है, और गायें चराते हुए हारित नाम के एक तपस्वी ऋषि का, एकलिंग जी जो अभी वर्तमान एकलिंग जी है, उसके उत्तर पश्चिम में हारित आश्रम करके एक अभी भी उसके अवशेष हैं, वहाँ हारित राशि नाम के व्यक्ति तपस्या करता था। और बापा अपने जो संरक्षक ब्राह्मण रावल खानदान के थे, उनकी गायें चरा के उन हारित ऋषि के संपर्क में आता। जब हारित का बापा से संपर्क होता है, और इसी दरमियान ऐसी रावल राणा जी की बात में और उससे पूर्व की जनश्रुतियों में मान्यता है कि एक गाय इस झुंड त्रिवेणी स्थान पर जाती, और उसका दूध स्वतः ही स्रव होते उस स्थान पर हो जाता था। जब बापा को इस घटना का पता चलता है और उसको उखेरता है या उसको प्रकट करता है, तो एकलिंग जी के रूप में उसकी स्थापना की जाती है, और बापा से लगाकर वर्तमान तक मेवाड़ राज्य के राजा के रूप में एकलिंग जी को ही माना जाता है। और दीवान के रूप में बापा प्रथम दीवान था वो एकलिंग जी का, और वर्तमान दीवान महाराणा महेंद्र सिंह जी है। थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो शब्द बाद में आया, पहले रावल, उसके बाद में फिर राणा, और उसके बाद में फिर महाराणा, ये परिवर्तन कब कब किन किन शासकों के समय हुए? बापा से रावल पदवी चलती है, और बापा से रावल पदवी महाराणा के नाम के साथ, क्योंकि उसके संरक्षण करने वाला रावल गोत्र का ब्राह्मण था, इसलिए रावल नाम लगता था। जब चित्तौड़ का अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, चित्तौड़ का पतन होता है, और उस समय तक रावल पदवी चित्तौड़ के शासन या मेवाड़ राज्य का शासक के रूप लगती थी। और उसके बाद जो एक क्षेम सिंह का वंशज है, और राहप और महाप के वंश में हमीर सिंह होता है, और जब हमीर, राहप और महाप को राणा टाइटल से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने मंडोर के एक शासक राणा नाम के टाइटल के मंडोर के शासक को नियंत्रण किया था। उसके बाद में उनको राणा टाइटल लगता था उसके नाम के आगे, तो वो राणा के टाइटल से हमीर तक चलता है, और हमीर के बाद में इसमें राणा और महाराणा शब्द मेवाड़ के शासकों के नाम के साथ प्रारंभ होता है। ऐसा जिक्र मिलता है कि प्रताप के समय से ही महाराणा शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ, ये बात कितनी प्रामाणिक है? प्रताप के समय से अब महाराणा का जो शब्द है, ये एक राणा टाइटल था, और फिर राणा के साथ महाराणा भी बनता रहा। अब प्रताप के समय से ही प्रारंभ हो, ऐसा ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट के रूप में हम कई बात मैंने नहीं पाया। हो सकता है मेरी जानकारी के बाहर कहीं हो, पर ये उससे पहले ही हमीर के बाद में महाराणा और राणा और महाराणा का दोनों साथ में चलते रहे। और
मेरी मान्यता तो महाराणा हमीर से ही महाराणा और राणा का टाइटल होना मोहब्बत सिंह जी, थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि एकलिंग जी जो यहाँ के शासक, लेकिन यहाँ पर भी, इस मंदिर पर भी काफ़ी हमले हुए। ये कौन कौन से प्रमुख हमले थे और उसके बाद क्या प्राण प्रतिष्ठा दोबारा हुई? एकलिंग जी के ऊपर इल्तुतमिश का आक्रमण खतरनाक हुआ था। उसमें उसने तकरीबन नागदा नगरी को और इनको तहस नहस कर दिया था। और फिर जो आज भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम और अति यूँ कहते हैं कि स्थापत्य का जो उत्कृष्ट जो है वो नागदा नगरी थी। उस नागदा नगरी का जब पतन इल्तुतमिश से पहले भी किसी मुसलमान आक्रमणकारी ने किया होगा, परंतु इल्तुतमिश के बाद में इसको तहस नहस कर दिया। अभी सहस्त्रबाहु के जो मंदिर है, वो जो अवशेष जो मात्र हैं, पर वो जो भारतीय संस्कृति की, उस पे अगर अपन जाके देखते हैं तो वो जो कला उस समय जो 6वीं 7वीं शताब्दी से पूर्व की ये नगरी संपन्न नगरी थी। मेवाड़ की राजधानी नागदा थी, न चित्तौड़ थी न उदयपुर थी, नागदा थी, और वो संपन्न राजधानी थी। अब जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया तो उसको नागदा नगरी को नष्ट कर दिया गया। तो उससे जो मंदिर थे, अधिकांश तो एकलिंग जी के मंदिर के बाहर जितने भी प्रकोट हैं, उन मंदिरों को वहाँ पर ला गए। और औरंगजेब ने भी इस पे आक्रमण का किया था। उस समय भी इसको नुकसान हुआ था। पर यहाँ के शासकों ने जो ही आक्रमण होता वो एक तूफान की तरह आते और नष्ट करके चले जाते। परंतु मेवाड़ का महाराणा पुनः उसका जीर्णोद्धार करा के प्राण प्रतिष्ठा करवा के उनको यथास्थिति जनता की आस्था और उनकी आरती को वो वर्तमान तक वही सम्मान से चलता आ रहा है। मोहब्बत सिंह जी, जाते जाते संक्षेप में मेवाड़ राज्य के इतने सारे शासक और उनके बहुत सारे उनके द्वारा स्थापित मूल्य, इनमें से आपको अगर चुनने के लिए कहूँ तो किन शासकों के एक या दो नैतिक मूल्य जो उन्होंने समाज में छोड़े, उनका आप जिक्र करना चाहेंगे? देखो, आप संवर्धन के लिए आर्थिक सहायता का जो बात करते हैं, तो मेरे अध्ययन में सभी शासकों ने अपनी क्षमताओं के अनुसार, समय के अनुसार ताम्रपत्र के दान दिए होंगे। परंतु अगर उन सब का जो 2000 ताम्रपत्रों का जिक्र में अगर विश्लेषण निकालते हैं तो महाराणा रायमल के टाइम का जितना भूदान दिया गया वो अन्य महाराणाओं के टाइम में नहीं है। तो हालांकि कुंभा के टाइम में मेवाड़ का स्वर्ण युग मानते हैं, परंतु कुंभा का जो भूदान के रूप में जो नैतिक मूल्यों के संवर्धन का जो काम किया है, वो महाराणा रायमल के टाइम के जितने ताम्रपत्र मिलते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कुंभा के बाद में सांगा तक मेवाड़ इतना संपन्न हो गया था कि रायमल ने इतना दान दिया, भूदान, कि कोई की गांव ऐसा बचा हो जिससे रायमल का ताम्रपत्र नहीं हो। थोड़ा सा महाराणा रायमल के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं, क्या क्या उनके व्यक्तित्व की खास बातें थी, क्या क्या उनके कार्यकाल में अच्छे काम हुए? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के रूप में तो हम इतिहास के जो सोर्स देखते हैं, तो यूँ देखें तो सबसे ज़्यादा सोर्स ही रायमल के मिलते हैं। और रायमल के टाइम में युद्ध संघर्ष तो हुआ होगा, उसका जो इतिहास का जो हम युद्धों का या राजनीतिक इतिहास घटनाक्रम चर्चा करेंगे, उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। परंतु मेरा जो अध्ययन जो है कॉपर प्लेट पे है, ताम्रपत्र पे है, भूदान पे है, जो भूदान मूल्य नैतिक मूल्यों के संरक्षण में है। तो रायमल ने जितना जो शासन करने के लिए, जब युद्ध एक क्षणिक शांति के लिए होता है और जनता में वैल्यू स्थायी बनाने के लिए जो काम होता है वो चिर स्थायी रहता है। तो रायमल का जो मूल्यांकन मैं मेरे हिसाब व्यक्तिगत रूप से अगर मैं करता हूँ, तो इस तरह का जो नैतिक मूल्यों को उत्थान के लिए स्थायी ग्रांट के रूप में जो भूदान रायमल ने दिया है, वो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में एक अनुकरणीय उदाहरण होगा कि आप युद्ध या राज्य
या आप कहीं स्मारक के लिए नहीं होके मनुष्य के विचार को सही मार्ग के लिए अगर आप चुनते हैं तो वो ही सही मार्ग है, जिससे न तो राज्य की आवश्यकताएं रहेगी न सेना की आवश्यकताएं रहेगी। मनुष्य का मन अगर सही मार्ग पर चलेगा, मनुष्य अगर सही कर्म करेगा, मनुष्य अगर सही सोचेगा, तो कहाँ राज्य की आवश्यकता, कहाँ युद्ध की आवश्यकता, कहाँ क्या है। तो ये काम महाराणा रायमल ने बखूबी अपने कर्मों से किया है, और एक समय जब ये बाहर आएगी तो रायमल का सही मूल्यांकन होगा। मोहब्बत सिंह जी राठौड़, आपका हृदय से आभार।